हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जेई CB2 की लेक्चर सीरीज कर रहे थे और आज हम करेंगे मेजरमेंट के क्वेश्चंस। उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोट्स। तो टॉर्क अपॉन वेट रेशियो क्या दिखाता है? टॉर्क अपॉन वेट रेशियो दिखाता है आपकी सेंसिटिविटी। क्या दिखाता है? सेंसिटिविटी। जितना ज़्यादा आपका टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा उतना अच्छा आपके इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी होगी, उतनी फास्ट तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो टॉर्क टू वेट रेशियो में क्या आता है, जो मूविंग सिस्टम है उसका इंस्ट्रूमेंट का, उसका वेट आता है और कितना उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंसिटिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ MI टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इनमें से कौन सा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का वो नहीं है? MI टाइप क्या होते हैं? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनको हम DC और AC दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो सही है कि DC AC में यूज कर सकते हैं। मूविंग एलिमेंट इज अ सॉफ्ट आयरन पीस, बिल्कुल इसके अंदर जो मूविंग एलिमेंट है सॉफ्ट आयरन पीस होता है। यूनिफॉर्मली डिवाइड स्केल नहीं, ये गलत है इसका, क्योंकि जो इसका स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि जो उसमें डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के या आपके V स्क्वायर के। तो जो इसका स्केल होता है वो नॉन लीनियर स्केल होता है। तो उसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ 3-फेज डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर 2 मूविंग कॉइल्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। तो मेरे पास अगर 2 मूविंग कॉइल उसमें है, अगर हम 3-फेज डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है, दो क्या होती हैं? 2 कॉइल्स होती हैं। उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? बेसिकली हमारा 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री होता है। और उन्हीं से हमारा टॉर्क बन के जो बनता है वो हमारे पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल में, जो डिफ्लेक्शन आता है वो पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मूविंग आयरन मीटर देन PMC मीटर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट हैज डैश। देखो, जो मूविंग आयरन मीटर होता है उसमें 2 कॉइल होती है, यहाँ पे बीच में आयरन का पीस होता है। ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ से करंट बनती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इसके अंदर। ठीक है। जो PMC होता है उसमें जो कोर होता है, कोर के ऊपर ही हमारी कॉइल होती है। क्या होती है? कोर के ऊपर हमारी कॉइल होती है। तो क्योंकि बीच में कोर होता है और उसके ऊपर हमारी कॉइल है, तो यहाँ पे जो रिलेक्टेंस होता है बहुत कम होता है। रिलेक्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। और फ्लक्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो हमें जो टॉर्क मिलता है अच्छा खासा मिलता है। बट यहाँ पे ये एयर कोर होता है, जिससे जो रिलेक्टेंस ज्यादा होता है और आपका फ्लक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उतना ही ज्यादा पावर बनाने के लिए हमें ज्यादा करंट अप्लाई करनी पड़ती है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है MMF अपॉन रिलेक्टेंस। तो ज्यादा MMF देना पड़ेगा तभी ज्यादा फ्लक्स हमें मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हाई रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस जितना ज्यादा हो, क्योंकि पीएम से मूविंग आयरन में रिलेक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू PMC। आगे बढ़ते हैं। हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर क्या करते हैं? हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? इनको हम DC और AC दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? बेसिकली इसमें वायर होती है, जब वो गर्म होती है तो बैंड हो जाती है और डिफ्लेक्शन आपका शो करती है। इसका बेसिकली यूज हम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर्पज के लिए, इसका यूज किया जाता है। मूविंग आयरन एमीटर विल ऑपरेट ऑन। मूविंग आयरन क्या करते हैं? जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये DC में भी काम कर सकते हैं और AC में भी काम करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका ऑप्शन सही है, आइदर वर्क ऑन AC और DC, दोनों में ये अच्छे से काम कर लेते हैं। DC में भी काम कर लेते हैं, AC में भी काम कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर DC। DC के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? तो जो DC में सिर्फ परमानेंट मैग्नेटिक टाइप यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी सब ये AC DC दोनों में यूज करते हैं। इसको भी AC DC में करते हैं। जो PMC डिवाइस है हमारा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं और ये DC के लिए ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपको PMC दिख गया ये समझ जाना है ये DC है, और जहां पे आपको इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दिख गया
तो समझ जाना वो AC है। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट बच रहे हैं रेस्ट, वो दोनों में काम करते हैं AC प्लस DC। तो उनको आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। PMC हमेशा DC में काम करता है, इंडक्शन हमेशा AC में काम करता है, और रेस्ट हमारे दोनों में काम करता है। तो जो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिनकी रीडिंग जो है, जिनका जो आउटपुट आ रहा है या जो वैल्यू आ रही है मेजरिंग क्वांटिटी, वो टाइम पे डिपेंड हो रही है, उनको हम इंट्रीगेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी जो मेजर्ड वैल्यू है या जिनकी जो मेजरिंग वैल्यू है, क्या है, मेजरिंग वैल्यू है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको हम क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, बिकॉज हम इंटीग्रेट करते हैं, हम DT लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिवाइस नहीं है जो इंटीग्रेटेड नहीं है, एम्पेयर आर मीटर बिल्कुल है, ये चार्ज मेजर करता है, और चार्ज कितना होता है आपका, I/T। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्या है, वॉट मीटर, बिल्कुल वॉट मीटर क्या मेजर करता है, एनर्जी मेजर करता है, ये भी हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन वोल्ट मीटर हमारा डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी रीडिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, टाइम पे डिपेंड नहीं होती है। तो वोल्ट मीटर मेरा सही आंसर है, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके डिवाइस होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज ऑपरेशंस के लिए। अगर आपको बहुत हाई वोल्टेज मेजर करनी है, बहुत ही हाई वोल्टेज मेजर करनी है, तो जैसे भले वो DC है या वो AC है, उसके लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और इनमें लॉसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे लीस्ट लॉसेस किस में होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में ही होते हैं। इसमें ना के बराबर लॉसेस होते हैं, और ये फ्री फॉर्म लॉसेस होता है, और ये वोल्टेज के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसका हम यूज़ करते हैं DC एज वेल एज AC वोल्टेज। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया DC एज वेल एज AC वोल्टेज, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं, मूविंग कॉइल मीटर इज यूज्ड ओनली फॉर। मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल मेरे को दो आते हैं। मूविंग कॉइल, मूविंग में एक तो EDM हो गया, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप। ठीक है, और एक हमारा होता है PMMC। ठीक है, बट सिर्फ कभी आपसे मूविंग कॉइल एमीटर बोलता है तो वो परमानेंट मैग्नेट वाला ही बोलता है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, DC के लिए ही उसका यूज किया जाता है। मूविंग कॉइल मीटर बेसिकली जब यूज टर्म होगा तो परमानेंट मैग्नेट ही बोलता है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट क्या। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है F/Q। क्या होता है, F/Q होता है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इज राइट। नेक्स्ट 15 है, हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज दोनों के लिए किया जाता है। AC के लिए भी किया जाता है, DC के लिए भी किया जाता है, और दोनों इसमें काम करते हैं। और बेसिकली इनका यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर D इज राइट, कैन बी यूज फॉर बोथ DC एज वेल एज AC। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग टाइप है, एमीटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है, वॉट मीटर नहीं है, एनर्जी मीटर है। क्योंकि एनर्जी मीटर को हम बोलते हैं वॉट आर मीटर। क्या बोलते हैं, वॉट आर मीटर बोलता हूँ। जो एनर्जी होती है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर एंड टाइम। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। ठीक है, एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूज एज। जो EDM टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन ये दोनों ही होते हैं, स्टैंडर्ड भी होते हैं और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इनसे बाकी चीज़ों को भी कंपेयर किया जाता है, और ट्रांसफर इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो कैलिब्रेशन होता है AC और DC के लिए सेम होता है। मतलब कि अगर आपने इसको कैलिब्रेट कर लिया AC के लिए, तो आपको DC के लिए कैलिब्रेट नहीं करता। जो एक्यूरेसी इसकी AC के लिए होती है वही DC के लिए भी होती है।
तो ऑप्शन नंबर मेरा जो सी है इट विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन, रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन, रेक्टिफाइड टाइप को हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एसी के लिए यूज करते हैं। डीसी के लिए कोई नॉर्मल चीज है, एसी के लिए तुम्हारा हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो इट कैन बी यूज फॉर बोथ। इसको हम एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं और डीसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, डायनामोमीटर टाइप जो होता है, ईडीएम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, इसको हम दोनों के लिए यूज करते हैं। इसको हम एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको हम डीसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको एसी के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसकी एसी के ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। डीसी के लिए हम पीएमएमसी का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली एक्यूरेट एज वेल एज it is equally accurate on AC as well as DC? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी AC और DC के लिए बराबर है, इक्वल है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डायनामोमीटर। क्या है? ईडीएम टाइप वॉटमीटर, ईडीएम हो गया। ठीक है, इसको हम तभी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको थोड़ी पहले ये बात बताई थी कि इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसकी इसकी जो एक्यूरेसी है वो एसी और डीसी के लिए क्या रहती है, सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको एसी में यूज कैलिब्रेट अगर आपने कर लिया तो आपको डीसी में करने की जरूरत नहीं है। अगर एसी में एक्यूरेट है डीसी में भी एक्यूरेट होगा, और डीसी में एक्यूरेट है तो एसी में भी एक्यूरेट होगा। ठीक है, बट बाकी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका वो कोई एसी में सही काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डीसी में सही काम कर रहा हो, तो आपको दोनों में कैलिब्रेट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर, देखो इंडक्शन मैंने आपको थोड़ा पहले बताया कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिर्फ एसी करंट के लिए काम करते हैं, डीसी में वो काम नहीं कर पाते। बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल में, ये काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल में करते हैं काम। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो प्रिंसिपल में ये वो करते हैं काम, तो इनमें जो म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जो इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के काम करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बेसिकली होता है वो सिर्फ एसी में होता है, डीसी में काम नहीं होता है। एज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, डिप्टो ये भी वैसे ही काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है तो ये भी सिर्फ किस में काम करते हैं, एसी में, डीसी में काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर एक्सटेंड द रेंज ऑफ। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सीटी, एक होता है हमारा पीटी। सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर काम क्या है, हाई करंट को लो करंट में ट्रांसफर करना। और पोटेंशियल ट्रांसफर काम क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करना। ये काम सीटी करता है, ये काम पीटी करता है। तो ये दोनों क्या है, मेरे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं। इनका यूज किया जाता है वोल्टेज रेंज को या करंट रेंज को कम करने के लिए और मेजरमेंट के लिए काम में आ जाते हैं। तो बेसिकली इनका यूज किया जाता है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाने के लिए। जो भी हमारे इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए, जैसे वॉट मीटर हो गए, वॉट जो भी इंस्ट्रूमेंट एनर्जी मीटर हम इनका यूज करते हैं ताकि हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है 1000 एम्पेयर की, तो 1000 एम्पेयर को मेजर करने के मेरे पे कोई डिवाइस नहीं है, तो हम पर यहाँ पे क्या लगा देंगे, सीटी लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, सीटी। सीटी क्या करेगा, इस करंट को थोड़ा सा कम लेवल पे ले आता है, 10 एम्पेयर पे ले आया, फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो सीटी का काम क्या होता है, करंट लेवल को कम करना या वोल्टेज लेवल को कम करना। ठीक है, तो सीटी का काम होता है करंट लेवल कम करना, पीटी का काम क्या है, वोल्टेज लेवल कम करना। सीटी हमेशा सीरीज में लगती है लाइन के, और पीटी हमेशा किसमें लगती है, पैरेलल में। तो उसका सही आंसर है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो इसी प्रिंसिपल में हमारे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम। देखो डैम्पिंग क्या होती है समझते पहले। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो पॉइंटर होता है, यहाँ पे पॉइंटर लगा है मेरा, जब ये स्टैटिक यहाँ पोजीशन में आता है तो वो ऑक्सीलेट करता रहता है, आगे पीछे हिलता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऑक्सीलेट करता रहता है फाइनल पोजीशन में। तो उसको ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें डैम्पिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डैम्पिंग। डैम्पिंग का काम क्या होता है, जो ऑक्सीलेशन आ रहे हैं पॉइंटर के वो क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन अगर आपने डैम्पिंग बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा डैम्पिंग लगा दी, तो क्या हो गया, जो पॉइंटर है इसको उठने में ही बहुत टाइम लग जाता है और ये स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है,
स्लो हो जाएगा, तो जो आउटपुट आपका आने में थोड़ा फास्ट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो उसका जो सही आंसर है बोथ लिथार्जिक एंड स्लो, स्लो और लिथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ टाइप, what is the correct sequence of following type of ammeter and voltmeter with the increasing accuracy? इनमें से किन की एक्यूरेसी सबसे अच्छी है और किन की सबसे बेकार है? ठीक है, बात करते हैं। सबसे कम जो एक्यूरेसी होती है वो इंडक्शन की होती है। क्या होती है? इंडक्शन। इंडक्शन में फ्लक्स लिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी होता है, तो इंडक्शन सबसे कम होती है। फिर उसके बाद आता है मूविंग आयरन, और सबसे हाई एक्यूरेसी किसकी होती है? पीएमसी की होती है, परमानेंट मैग्नेट वाला। तो उसका जो सही ऑर्डर हो गया वो गया 3, फिर 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिफ्लेक्शन of hot wire instrument depends upon RMS value of AC current, RMS value of AC voltage, average value of AC current, average value of बेसिकली जो हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है, ये एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं करता है। क्योंकि जितनी भी हीटिंग के प्रिंसिपल में आपके इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वो आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं। तो जिसका सही आंसर है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स में रेंज बढ़ाने के लिए या साथ में सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हैं कि जो जिनका टेम्परेचर के चेंज होने से वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही लो होता है। मतलब क्या? अगर आप टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो उनके आर में उतना फर्क नहीं आता, इनका आर ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इससे क्या होता है? जो मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सर्किट जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको टेम्परेचर की एरर से बचाने के लिए, टेम्परेचर चेंज की एरर से बचाने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। ये बेसिकली एलॉयज बनते हैं। किससे बनते हैं? एलॉय से बनते हैं। तो जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो बना होता है तुम्हारा मैग्नीन से बने होते हैं। किससे बनते हैं? मैग्नीन से बनते हैं, और मैग्नीन का ही यूज करके इनको बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है, पीएमसी में यूज करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, डीसी में ये मैग्नीन से बने होते हैं। ठीक है, एसी में कांस्टेंट 10 से बने होते हैं। कांस्टेंट 10 से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कांस्टेंट 10 से बने होते हैं एसी में, और डीसी में तुम्हारा मैग्नीन से बने होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमने कंसिडर किया, उसको लेते अगर हम कुछ पॉइंट पढ़ें तो कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट वैलिड नहीं है, देखते हैं। दे कैन बी यूज फॉर डीसी एज वेल एसी, बिल्कुल सही, दोनों में काम करते हैं। द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है, स्केल नॉन यूनिफॉर्म है। मूविंग आयरन प्लेस इन द फील्ड ऑफ परमानेंट, ना यहाँ परमानेंट मैंने बिल्कुल यूज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे आयरन का पीस यूज किया जाता है। और मूविंग कॉइल, यहाँ पे कॉइलें मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो उसका सही आंसर हो गया 1 and 2, और 1 and 2 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो मेरा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। दे रीड इक्वली फॉर डीसी एंड एसी, सही है, वो डीसी और एसी के लिए दोनों इक्वल रीडिंग कर लेते हैं। दे आर सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर पावर, ना सिंपल रोबस्ट नहीं होते हैं, थोड़े से चीजें वैसी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो गलत है। दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेजर फॉर करंट इन द हाई फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल इसका हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा यूज किया जाता है।
तो सेकंड वाला इसमें गलत है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर है 31 क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज दैट पीएमसी advantage of PMC instrument is that it is free from friction error, it has high torque to weight ratio, it has low torque to weight ratio and can be used for both AC and DC। तो ये तो गलत है, AC DC के लिए हम यूज कर नहीं सकते, फ्रिक्शन इसमें होता ही है, लो टू टॉर्क वेट नहीं होता। इसका एडवांटेज क्या, इट हैज़ हाई टू टॉर्क वेट रेशियो, जो उसमें टॉर्क बनता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे हाई होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, हाई होता है, जिस कारण इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको। और रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम कोर का यूज़ करते हैं, कोर के कारण क्या होता है, हमारा टॉर्क हाई मिलता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। इसमें से कौन सा करंट सेंसिटिव डिवाइस है, इसका जो सही आंसर है वो है पीएमसी। क्या है, पीएमसी है। कैथोड डिजिटल डिवाइस है, तो काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाला डिवाइस है। एफईटी अलग प्रिंसिपल में काम करता है, तो पीएमसी इज द राइट आंसर। पीएमसी में क्या होता है, जब करंट फ्लो करती है वो डिफ्लेक्ट मारता है और हमारा वर्क करना शुरू करता है। पीएमसी अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे पीएमसी मेरे पास है, बीच में कोर होता है और इसके ऊपर हम लिपेट देते हैं कॉइल को। किसको लिपेट देते हैं, कॉइल को लिपेट देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा टॉर्क बनता है, टॉर्क फॉर्मूला होता है NIBA, नीबा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ए क्या है इस कोर का एरिया, क्या एरिया क्रॉस सेक्शन। टॉर्क क्या होगा, NIBA, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। if the full scale current of a meter is 50 माइक्रोएम्पेयर, मेरे पास एक मीटर है, उसकी जो फुल स्केल करंट कितनी है, 50 माइक्रोएम्पेयर है, तो बताओ उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी होती है 1/IFS, 1/फुल स्केल करंट होती है, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी बेसिकली हम निकालते हैं वोल्ट मीटर के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, वोल्ट मीटर के लिए निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एमीटर के लिए नहीं निकालते हैं। जब हम पीएमसी को यूज करेंगे एज अ वोल्ट मीटर, तब हमसे उसकी सेंसिटिविटी पूछता है। तो फॉर्मूला होता है 1/IFS, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, करंट का उल्टा, तो उसको लिखते हैं 1/एम्पियर या फिर ओम पर वोल्ट। तो उसको निकालते हैं, देखो IFS कितना है मेरे पास 50, ठीक है, और वो माइक्रो एम्पेयर है 10⁻⁻6, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 50 इंटू ओम पर वोल्ट। 50 से ये गया, ये कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो ये हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000 ओम पर वोल्ट, 20,000 ओम पर वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। तो 20,000 ओम पर वोल्ट इसका आंसर हो गया। और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 20 किलो ओम पर वोल्ट, ये भी ठीक है, 20 किलो ओम पर वोल्ट इज ऑल्सो राइट। चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे तो ऐसे लिखो, बात क्या है, सही है, ठीक है। तो ये था, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन करे मेजरमेंट के, ठीक है। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो भी हम पढ़ते हैं, पीएमसी के, ईडीएम के, एमआई के, ठीक है ना। आपको किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट्स होगा या कोई लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा या कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर भी कर देंगे, और जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।